हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा अभी पहला चैप्टर चल रहा है भारतीय संविधान। याद रखिएगा, चाहे आपने एलएलबी के लिए अप्लाई कर रखा हो या फिर बीए एलएलबी के लिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ये कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है अगर आपने एलएलबी या बीए एलएलबी के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना आवश्यक है। तो किसके द्वारा आवश्यक है? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला जो संकल्प पारित होना आवश्यक होता है वो होता है सदन में उपस्थित, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, इनके माध्यम से याद रखिएगा एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि आया है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से या उनके पद से जो हटाया जा सकता है वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति लिखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और 65 देखिए 65 है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते किस प्रकार प्रभारित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो प्रभारित किए जाते हैं वो किए जाते हैं भारत की संचित निधि पर। और भारत की संचित निधि की बात दिखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपलब्धित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो यह किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 144 मतलब 144 पे। और 144 144 के बाद किया है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वह है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षण है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई। तो यह जो टिप्पणी की गई ये किस केस में कही गई थी? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी, यह जो बात की गई थी ये किस केस में की गई थी? तो यह की गई थी विजय कुमार महंती बनाम जादू के वाद में। और विजय कुमार ये मोहंती बनाम जादू के वाद की बात दिखी है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन एक परंपरागत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अधीन एक परंपरागत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और यह देखिए बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? तो बहुत ध्यान से आपको देखना है
क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद मतलब किस केस में यह बात कहा था कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है। तो यह बात उच्चतम न्यायालय ने कहा था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ में। और इस केस में और देखिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ की बात दिखिया है, ऑप्शन नंबर बी में आया है। तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ में यह कहा था कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रहेगा। तो हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। भूमि की विधि का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित, अगर एक बार उच्चतम न्यायालय ने किसी केस पर कोई निर्णय दे दिया, कोई सुनवाई कर दी, तो वो बाकी सभी कोर्टों के लिए क्या हो जाता है, एक नियम या फिर कानून का रूप ले लेता है। तो यह जो अनुच्छेद है, ये किस अनुच्छेद में बात बताई गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई घोषण किया गया कोई भी विधि या कानून जो होगा वो सभी कोर्ट के लिए मान्य हो जाएगा, वो सभी कोर्ट में लागू हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? यह बोला गया है 141 के अंतर्गत। अनुच्छेद 141 की बात देखिए है, 141 की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है किसके अनुसार? अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी टिप्पणी पर सुनवाई के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी टिप्पणी पर सुनवाई के लिए जो आवश्यक न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो टोटल 5 होती है। और 5 की देखिए 5 की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश पूर्व की बात देखिए कहाँ कही गई, ये की गई है देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति हैं उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, किस आधार पर? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है वह चलाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर, कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। और संविधान के उल्लंघन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ये तो फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हमें पता है कि संविधान को उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, ये सही हो जाएगा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो याद रखिएगा संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी हुई है वह अनुच्छेद है 61, मतलब 61। और 61 61 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन भत्ते और पेंशन है यह भारित होते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारित होते हैं। ये जो वेतन भत्ते या जो भी चीज़ें दी जाती हैं ये कहाँ से दी जाती हैं, कहाँ से अलॉट की जाती हैं? तो ये अलॉट की जाती है इनको भारत की संचयी निधि से। और भारत की संचयी निधि की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसी ऐसी परिसीमा से परिसीमित नहीं है कि कौन इसका अवलंब ले सकता है।
एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसी ऐसी परिसीमा से परिसीमित नहीं है कि कौन इसका अवलंबन ले सकता है। अब अगला आगे पॉइंट क्या बता रहा है कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्भित किया गया है। अब ये कौन से केस में किया गया है, हमें उस केस का नाम बताना है। वह केस है यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ में, और यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ केस की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा ये आया है सी में। तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसी ऐसी परिसीमा से परिसीमित नहीं है कि वह इसका अवलंबन ले सकता है, और यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्मित किया गया है। वह केस है यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित सलाहकारी मतों में सही कालानुक्रम क्या है। इसका जो भी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो सलाहकारी मत हैं उसका हमें सही क्रम बताना है कि कौन पहले है, कौन दूसरे नंबर पे दिया गया, कौन तीसरे नंबर पे था और कौन सा चौथे नंबर पे था। ये हमें उसका क्रम बताना है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें जो हमारा जो ये क्वेश्चन है ऑलरेडी क्रम में ही है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। केवल इसमें देख लेना है क्या आया है। देखिए, पहला आया है कि दिल्ली लॉ अधिनियम का मामला 1901 जो आया है आपका ये 51, ये पहला ही हमारा ऑप्शन है। फिर इसमें है बेरूबारी मामला जो है 1956 ये आया है, ये दूसरा ही है। फिर देखिए सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1952 जो आया है ये हमारा तीसरा ही है। और एक विशेष न्यायालय निर्देश का मामला 1978 नीचे दिए गए अब ये है, ये जो हमारा आया है यह चौथा ही है। ठीक, तो इसलिए हमारा 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है। तो 1 2 3 4 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑलरेडी जितने भी जो भी यहाँ पे आपके जो सलाह दिए गए हैं ये ऑलरेडी क्या है, सब सीक्वेंस में पहले से लगे हुए थे, इसलिए 1 2 3 4 ये हमारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन, देखिए एक है कथन और एक है कारण। तो पहले कथन और कारण को हम समझ लेते हैं। देखिए पहला कथन क्या है कि राष्ट्रपति विधि के तथ्यों के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार रखता है। ठीक, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल बात सही है क्या, इसलिए हमारा ए तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि संविधान, देखिए कारण क्या कह रहा है कि संविधान यह अभिनिर्धारित करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकर है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती राष्ट्रपति की, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। यहाँ बोल दिया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बाध्यकर बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो इसका मतलब कि कथन जो हमारा ए आया है ए सही है और आर जो है गलत है। और ए सही आर की गलत की बात किसमें की गई है, ये देखिए बोला गया है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो यहाँ पे रहेगा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में यहाँ बोला गया है ए सही है और आर गलत, और चूंकि ए ऑप्शन सही था लेकिन आर ही ऑप्शन वहाँ गलत बोला गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे आज का हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में किसके अधीन आते हैं। तो याद रखिएगा भारत में राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में के मूल क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं। मूल क्षेत्राधिकार की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।